गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि किस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया जा रहा था, उसका बिगनिंग स्टेज कैसा था, डोबनेटर क्या किए थे, न्यूलैंड ने क्या किया था, मेंडलीफ के बारे में हम लोग कल जिक्र किए थे कि इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बताएंगे। तो आज हम लोग पूरा फोकस करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पर। तो मेंडलीफ ने अपना जो पीरियोडिक टेबल बताया था, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए बेस किसको लिया था? एटॉमिक वेट को। उन्होंने ये बताया कि किसी भी एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टीज, आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक वेट के ऊपर में डिपेंड करता है। और इसी को उन्होंने एक थंब रूल समझ करके या इसी को बेसिक कंसेप्ट समझ करके एक पीरियोडिक टेबल को उन्होंने फॉर्मेट और डिजाइन किया। और आज वो भी फॉर्मेट और डिजाइन पीरियोडिक टेबल हम लोग उसी को यूज करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशंस किया गया। लेकिन पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट सबसे पहले मेंडलीफ ने ही दिया था। उस पीरियोडिक टेबल में क्या था, जैसा कि यहाँ पर देखो, जैसे ये टेबल इस तरह से डिजाइन किया इन्होंने। ये हमारा वर्टिकल रो हो गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल रो हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये वर्टिकल रो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ग्रुप का कंसेप्ट और पीरियड का कंसेप्ट सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए मेंडलीफ ने ही दिया था। फिर बाद में धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते गया। मोस्ले ने बताया, मोस्ले ने अपना कंसेप्ट दिया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया, जिसके बारे में आज भी हम लोग डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने देखो अपने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर उन्होंने जो कंसेप्ट दिया कि ये देखो जो एटॉमिक मास जो होता है, इन्होंने क्या अपना एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन निकाला कि ये जो एटॉमिक मास होता है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट का वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वो एलिमेंट्स को अरेंज किए, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे एलिमेंट्स को अरेंज किए तो वो अरेंजमेंट ऐसा था उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली कि वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो किया था। आ रही बात समझ में? तो ये दो चीज को बेस लिए और इसके बाद जो उन्होंने कंक्लूजन निकाल करके जो लॉ दिया, जिसको हम लोग मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं, तो वो लॉ क्या है ये स्टेटमेंट में पढ़ो यहाँ से। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। इस टर्म को समझो, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एक सर्टेन इंटरवल के बाद एक सेम फंक्शन वाला एलिमेंट्स उनको मिल रहा था, जो कि हमारा न्यूलैंड ने भी बताया था। न्यूलैंड ने बताया, ऑक्टेव रूल्स के बारे में बताया था उन्होंने कि हर 8वां एलिमेंट्स जो है वो अपने से पहले एलिमेंट से सिमिलर होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? पीरियोडिक फंक्शन। इसी टर्म्स को समझो कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। सर्टेन इंटरवल में सेम प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट रिपीट होते रहेगा। आ रही बात समझ में? तो ये सब चीजों को कॉन्सेप्ट में रखते हुए उन्होंने एक टेबल तैयार किया, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। पीरियोडिक टेबल में दो लाइन देख रहे हैं हम लोग। एक हो गया, ये लाइन हो गया वर्टिकल, जो अर्थ पर परपेंडिकुलर होता है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, जो अर्थ के पैरेलल होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा जो बना उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन के द्वारा जो बना उसको हम लोग ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कितने ग्रुप्स किए? वर्टिकल रोज कितने दिए? 8 ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स की संख्या कितना हो गया? 8। उस समय नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने, उसका लोकेशन के बारे में उन्होंने नहीं बताया। जब मेंडलीफ ने अपना एलिमेंट्स, जब पीरियोडिक टेबल तैयार किया था, उस समय सिर्फ 63 एलिमेंट्स की ही डिस्कवरी हुई थी। अरे बात समझ में? और उसमें नोबल गैस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था। तो जितने भी एलिमेंट्स थे उसको वो 8 ग्रुप्स में अरेंज कर दिया, और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे? 7। ठीक है, लेकिन बाद में जब नोबल गैस को तैयार किया गया तो इसी में मॉडिफिकेशन किया गया। मोस्ले से पहले इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और एक ग्रुप बनाया गया, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो जीरो ग्रुप इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि जो भी नोबल गैसेज है, नोबल गैस किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं करता है, जिसके वजह से उसकी कोई रिएक्टिविटी नहीं होने के कारण इसको एक सर्टेन ग्रुप में रख दिया गया, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं। आ रही बात समझ में? पीरियड के बारे में हम लोग समझ ही लिए।
ठीक है। तो इन्होंने अपना, और इसमें देखो उस समय भी बहुत सारे, जब इन्होंने बता रहा था ये अपना ये चार्ट बना रहा था, टेबल बना रहे थे, तो उस समय भी बहुत सारे वैसे एलिमेंट, बहुत सारे वैसे स्पेस थे जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही थी। जैसे 13 ग्रुप आज का जो डेट में है, या फिर हम लोग बोलो थर्ड ए ग्रुप, या फिर बोलो फोर्थ ए ग्रुप, ये बोल सकते हैं। और नहीं तो आज के पीरियोडिक टेबल के रूल्स में ये हो गया हमारा 13 ग्रुप और ये हो गया हमारा 14 ग्रुप। इस ग्रुप में यहाँ पर देखो ये एल्युमिनियम है और यहाँ पर ये सिलिकॉन है। इसके नीचे वाला जो ये ग्रुप था, जस्ट इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है, यहाँ से मिलता जुलता कोई भी एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुआ था उस समय। उस समय यहाँ पर वैसा कोई भी एलिमेंट नहीं था जो इस ग्रुप को मेंटेन करने के लिए एल्युमिनियम को इसके नीचे रख दिया जाए, या फिर सिलिकॉन को इसके नीचे, सिलिकॉन के नीचे इस बॉक्स को भर दिया जाए। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया, एक भविष्यवाणी की कि भविष्य में कुछ वैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होगा जिसका लोकेशन यहाँ पर आकर के फिट हो जाएगा। और इस लोकेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, इक्का एल्युमिनियम, एंड इसका नाम दिया इक्का सिलिकॉन। इसीलिए हम लोग इसको इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन बोलते हैं, क्योंकि ये एल्युमिनियम के जस्ट नीचे था और इसका सिलिकॉन के जस्ट ये नीचे था। आ रही बात समझ में? फिर बाद में यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स आए वहाँ पर उसका जब पोजीशन दिया गया तो प्रॉपर ये ग्रुप के प्रॉपर्टीज को मेंटेन करते हुए यहाँ पर आकर के वो फिट बैठे। यहाँ पर क्या चीज़ था हमारा, गैलियम था और जर्मेनियम था। क्लियर है ये? यहाँ पर फिर बाद में जिस एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो देखा गया वो ग्रुप 13 के प्रॉपर्टीज को या फिर थर्ड ए की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल मैच कर रहा था। यहाँ का जो एलिमेंट था वो फोर्थ ए की प्रॉपर्टी से बिल्कुल मैच कर रहा था। और इसका जो नाम था वो गैलियम, जिसको Ga से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो नाम मिला उसको हम लोग जर्मेनियम, जिसको Ge से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए और इनके वैल्यू बढ़ गया था कि इन्होंने वैसे भी एलिमेंट्स के बारे में कुछ एक न्यूज़ दे दिया था जिसका डिस्कवरी फ्यूचर्स में होने वाला था, और जो बताया उन्होंने बिल्कुल उससे मैच कर गया था। आ रही बात समझ में? अभी देखो तो ये रहा इनके टेबल का ब्रीफ में इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या डिफेक्ट्स थे, डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग समझेंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये इक्का एल्युमिनियम क्या है और इक्का सिलिकॉन क्या है, इससे क्वेश्चंस किया जाता है। अभी देखो डिफेक्ट्स में क्या है, कई सारे डिफेक्ट्स हैं। पहला डिफेक्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास डिफरेंट। तो अब देखो मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली अरेंज किया। तो यदि हमारा कोई एक एलिमेंट, जैसे ये कार्बन को ले लो, कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है। तो ये कार्बन, ये जबकि एटॉमिक नंबर सबका सेम है, तो इसका एटॉमिक मास अलग है, इसका एटॉमिक मास अलग है, इसका एटॉमिक मास अलग है। तो जो इन्होंने दिया था कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इसमें अरेंज होंगे, तो निश्चित है कि आइसोटॉप का लोकेशन भी अलग अलग होना चाहिए था एलिमेंट्स का, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया। इसका मतलब ये पूरे कार्बन को सिर्फ 12 को कंसेप्ट में लेते हुए पीरियोडिक टेबल में इसका लोकेशन फिट किया था। पहला हो गया। सेकेंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बिहेवियर क्या देखा गया, जब हाइड्राइड पर और हाइड्रोजन पर उन्होंने जब काम किया, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो होता है वो ग्रुप 1 से भी मिलता है और ग्रुप 7 से भी मिलता है। तो ये कंफ्यूज हो गया कि आखिर हाइड्रोजन को रखा कहाँ पर जाए, ग्रुप 1 में रखा जाए या फिर ग्रुप 7 में रखा जाए। इसके बारे में भी इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। थर्ड क्या है, दिस सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स वाले, अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स भी एक ही जगह पर प्लेस किए गए थे। इसका एग्जांपल ये देखो, ग्रुप 1 में 2 भाग मिला, कौन कौन, ए और बी। ग्रुप ए के 2 पार्ट हो गए, सब ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। अब ग्रुप 1 में, लेकिन अब हम लोग डिस्कस किसको करेंगे, ग्रुप 1 को। ग्रुप 1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, लिथियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। और ग्रुप 1 में ही कॉपर भी है, सिल्वर भी है और गोल्ड भी है। जहां हम लोग देखते हैं ये एल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव होता है
और ये लेस रिएक्टिव होता है। तो अब बताओ, ये मेटल के ये दोनों का दोनों जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, फिर भी इसको कहाँ पर रखा गया है? ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब कुछ वैसे भी एलिमेंट्स थे जो सिमिलर एलिमेंट्स जो प्लेस किए गए थे डिफरेंट ग्रुप में, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि वैसे उसकी जो प्रॉपर्टीज कैसा है? सिमिलर है, लेकिन उसको ग्रुप में अलग अलग रखा गया था। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बेरिलियम हो गया, लीड हो गया, सिल्वर हो गया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा ये एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मास हैव बीन प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जैसे देखो, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.94 और निकेल का एटॉमिक मास होता है 58.69। तो इसके अकॉर्डिंगली, इनके अकॉर्डिंगली रखना चाहिए था निकेल को पहले और कोबाल्ट को बाद में, लेकिन ऐसा रख देने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो ग्रुप का था वो डिस्टर्ब हो रहा था, वो सही मैच नहीं कर पा रहा था। तो ये सब चीज जानते हुए भी इन्होंने क्या किया कि कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकेल को बाद में रख दिया, उसके प्रॉपर्टीज को देखते हुए। तो यहाँ पर भी उनका ये रूल्स फेलुअर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाला। तो ये सब जो बातें हैं वो जैसे वैलेंसी के बारे में था, अच्छा नो प्लस इन वैलेंसी के बारे में भी इन्होंने देखा कि वैलेंसी, इन्होंने ये बताया कि वैलेंस जो होते हैं वो सिर्फ एक ही होता है जो उसका एटॉमिक नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सब जो है हमारा ये लिमिटेशंस या डिफेक्ट्स ऑफ द पीरियोडिक मेंडली पीरियोडिक टेबल, तो इसको दूर किया गया था मोसले के पीरियोडिक टेबल के द्वारा। आज के वीडियो में इतना ही हम लोग रोक रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।